स्टार्ट हो गया। सो टुडेज लेक्चर अबाउट सॉइल। तो हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और मेन आइडिया है बिकॉज 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, उसका थीम है सेव सॉइल। तो सॉइल की बात करते हैं। सॉइल, व्हाट इज सॉइल? कोई बताए सॉइल क्या होता है? किसको बोलते हैं सॉइल? पृथ्वी की ऊपरी सतह। दैट इज करेक्ट। सॉइल सॉइल जो होता है दैट इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसके अंदर वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं, वेदर पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टुकड़े होते हैं जो कि वेदर्ड मतलब चेंज हो जाते हैं, है ना। सॉइल इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखो क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट का भी होता है और ओशियन का भी होता है, तो हम सॉइल कॉन्टिनेंटल वाले की बात कर रहे हैं। अब ये सॉइल जो बनती है ये दो तरीके से बनती है। जो प्रोडक्ट ऑफ जो इंडिया में या कहीं भी सॉइल बनती है वो बेसिकली दो फैक्टर्स की वजह से बनती है। एक होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर। ठीक है। अगर सॉइल को हम सिंपल डेफिनेशन में बोलें कि तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स विद ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि ह्यूमस। ह्यूमस एक प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और जो ये कंकड़ पत्थर के साथ मिलकर के सॉइल बनाता है। और नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो खाली सॉइल होना नहीं, वो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट भी करनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो मटेरियल है किससे मिलके बना है, जिसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। फिर दूसरा उस जगह की रिलीफ क्या है, टोपोग्राफी क्या है, मतलब ज्योग्राफी क्या है उसका। तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। चौथा वहाँ के बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नेचुरल वेजिटेशन। और पांचवा हो गया टाइम। ये सारी चीज़ें सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स मिलती हैं और उनमें क्या क्या उग सकता है, क्या क्या कल्टीवेशन होता है। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन जिसने सबसे पहले करा था, किसी को पता है उसका नाम क्या था? और दूसरा, इंडिया में सॉइल को कौन क्लासिफाई करता है और कितनी कैटेगरीज में करता है? बताए कोई। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। वेरी गुड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्लासिफाई करता है। अब सब 8 भागों में किया है इसको। वेरी गुड, 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले किसने करा था सॉइल का क्लासिफिकेशन? चलो ये मैं बता देता हूँ। द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वॉज डन बाय वेजली डॉकुशेव। ये आई थिंक ये रशियन होगा। इसका नाम है VASILY, वेस्ली, और DOKUCHAEV, सो डॉकुशेव। तो वेस्ली डॉकिशेव was the first person who classified soil scientifically। और इंडिया के अंदर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्लासीफाई करता है 8 कैटेगरीज के अंदर। तो मैं 8 कैटेगरीज का नाम बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक कॉटन सॉइल, थर्ड है रेड सॉइल, फोर्थ है लेटेराइट, फिफ्थ है माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल, सिक्स्थ है डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, सेवेंथ है सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल, एट्थ है मार्शी सॉइल और बॉग सॉइल। तो ये 8 कैटेगरीज ICAR ने क्लासिफाई किया है। आपको क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस जगह इंडिया में कुछ दे देंगे कि यहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है, मैच द कॉलम में आ जाएगा। या फिर किस पर्टिकुलर सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में जो है मोर और लेस छः 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 आई थिंक, थोड़ी थोड़ी तो सभी मिलती है। जैसे अगर फॉरेस्ट और माउंटेन की बात करें तो ये आपको ऊपर वाले रीजन JNK, हिमाचल, और थोड़ा बहुत इधर आपका यूपी उत्तराखंड वाला रीजन आ जाएगा। और फिर इधर और ईस्ट में चले जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन वाली सॉइल होती है। फिर आ जाता है एलुवियल। अच्छा, पहले पहले मैं बता देता हूँ कि इनकी वो क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट एलुवियल सॉइल सबसे पहले देखते हैं।
तो अलूवियल सॉइल जो होती है ये कैसे बनती है, बताओ। सर जो रिवर्स फ्लोट करके बाढ़ फ्लड से सर। हाँ, जब ये दिस इज फॉर्म मेनली ड्यू टू सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। तो और ये वाली जो सॉइल होती है ना बहुत ही फर्टाइल होती है। तो जो इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा वाली रिवर है, कोस्ट, ये क्या करती है जब ये एकदम उसकी तरफ जाती हैं, मतलब इनका जो लास्ट थर्ड साइकिल होती है जिसमें एंड करती है, इनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो ये जो भी चीज़ अपने साथ बहा के लाती हैं उसको डिपॉजिट कर देती हैं। तो इस तरह की सॉइल्स को बोला जाता है अलूवियल सॉइल। ठीक है। एंड दीज बेसिकली तो ये ऊपर ऊपर पहाड़ों की चट्टानें लाती हैं, है ना। तो माउंटेन रॉक्स वाली तो इनका जो पेरेंट मटेरियल हो गया वो हिमालय में जो रॉक्स मिलती हैं वो हो गई। तो इनका जो पेरेंट मटेरियल हो गया ये ट्रांसपोर्टेड होता है, मतलब इसको कहीं से लेके लाते हैं, ऊपर से लाते हैं धीरे धीरे करके। और ये लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है हमारा इंडिया के अंदर। 46% ऑफ द टोटल एरिया इज अलूवियल सॉइल। और ये अलूवियल सॉइल इतनी फर्टाइल होती है कि हमारा 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर डन इन अलूवियल सॉइल। इसकी कुछ खास बातें, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अलूवियल सॉइल को हिंदी में, जलोढ़ मिट्टी। हाँ, जिस जिसको पता है वो बता दो, क्योंकि मुझे नहीं याद है और मेरे को सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, नहीं, जलोढ़ ही कहते हैं। जलोढ़ में नहीं कहते हैं। हाँ, तो जलोढ़ ही बोलते होंगे। नेक्स्ट है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्योंकि इनका, अगर हम बात करें कि इनका नेचर या प्रोफाइल कैसा होता है, तो इनको इमेच्योर और वीक प्रोफाइल कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है बहुत ही नया है ओरिजिन अलूवियल सॉइल का। और मोस्टली इसमें जो सॉइल होती है वो सैंडी होती है, सैंडी एंड क्ले। क्ले पता है आप लोग को? क्ले जो होता है ना, चिकनी मिट्टी। यस सर। तो बेसिकली ये सॉइल सैंडी होती है और इसमें मतलब अलग अलग रीजन में वेरी करती है। किसी में लोमी से सैंडी की तरफ, जो ड्राई रीजन होता है वहाँ लोमी टू सैंडी, और जो वेट रीजन होता है जहाँ डेल्टास बनते हैं वहाँ पे क्ले वाली हो जाती है मिट्टी, चिकनी मिट्टी हो जाती है। और इसके अंदर पेबल्स होते हैं, पेबल्स जो छोटे छोटे जिनको हम कंकड़ बोलते हैं, है ना। तो ये पाए जाते हैं। और ये सॉइल पोरस होती है। पोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पोरस का मतलब इसके अंदर से पानी नीचे जा सकता है। ठीक है। दैट इज वाई, और यही चीज इसको लोमी बनाती है। लोमी का मतलब होता है जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन सैंड और क्ले का हो। तो ना तो वो ज़्यादा चिकनी हो और ना ही ज़्यादा रेतीली हो। तो उसमें क्या होगा, पानी देखो, अगर पूरी मिट्टी क्ले होगी तो क्ले के अंदर कभी भी पानी अंदर नहीं जा सकता। क्ले बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, उसके अंदर पानी पर्कुलेट नहीं कर पाता। तो क्ले के अंदर अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो नहीं होगा। तो ये जो एलुवियल सॉइल है इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए इसको लोमी बोला जाता है। लोमी माने जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले का होता है। इसका पोरोसिटी मतलब पानी को अंदर घुसने की उसको बोलते हैं पोरस। तो पोरोसिटी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए। और ये इन सॉइल्स को कॉन्स्टेंटली जो फ्लड आते हैं ना उनसे रिप्लेन, अगर ये ख़त्म हो जाए सॉइल तो फिर ये जो फ्लड आते हैं तो उनसे ये वापस से आ जाती हैं। इनकी केमिकल अगर नेचर देखें तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है। और पोटैश फॉस्फोरिक एसिड ठीक ठाक होते हैं। आयरन ऑक्साइड और लाइम भी पाया जाता है, अलग अलग रेंज में वेरी करता है। ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेंट लो होता है। तो जो भी नाइट्रोजन, जिस भी क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए होता है, जैसे दालें वगैरह, दालों में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए फिर उनको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा नाइट्रोजन। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, अलूवियल सॉइल कहाँ कहाँ इंडिया में पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में मिलती हैं।
क्योंकि वहीं रिवर्स जब नीचे स्लो हो जाती है तो ये डिपॉजिट होते जाते हैं। तो एक तो ये मिलती है इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, दूसरा मिलती है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, जहाँ ये ड- अ, उनका जो लास्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे डेल्टा सर राइट फॉर्मेशन। तक है। हाँ, क्या कुछ सर बोला? जो डेल्टा बनाती है सर, वो कृष्णा नदी और महानदी, उसको जो डेल्टा कहते हैं, उसके आसपास क्षेत्र हाँ में हाँ, भी सर ये पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उसी के आसपास में। फिर नर्मदा तापी, तापी वैली और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात में पाया जाता है ये एलुवियल सॉइल। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? तो इसके अंदर जो क्रॉप्स होती हैं वो राइस होता है, वीट होता है, शुगर केन होता है, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स सब पाई जाती हैं, बट मोस्टली राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, है ना, ये सब उगता है। अ, ठीक है, फिर इसको हम ना एलुवियल सॉइल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी। तो इसको हम एक्चुअली, एक होता है एकदम नई बनते हैं और एक होता है ओल्ड। तो यंग वाले को बोलते हैं खादर और ओल्ड वाले को बोलते हैं भांगर, है ना, भाबर या भांगर। यस सर। तो राइट सर। हाँ, तो जो भाबर होता है, भाबर अराउंड 8 to 16 किलोमीटर तक शिवालिक फुट हिल्स में पाया जाता है। और ये भी इंडो गैंजेटिक भाबर मतलब पहले एक एक होता है एकदम नया ताज़ा ताज़ा बना, तो वो हो गया खादर। और एक हो गया जो डिपॉजिट होके बहुत टाइम हो गया, तो उसको बोलते हैं भांगर, भांगर या भाबर। तो भांगर बोलते हैं सर। हाँ, भांगर भी बोलते हैं और भाबर भी बोलते हैं। तो भांगर जो होता है ये शिवालिक फुटहिल्स में पाया जाता है, और ये भी पोरस होता है बहुत ज़्यादा, और इसका भी इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलता है। और जब रिवर ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो बहुत ज़्यादा इनसे लोडेड होती हैं, और ये फुटहिल्स में जाके डिपॉजिट कर देती हैं, तो इसीलिए इनके जो फुटहिल्स होते हैं वो भाबर, इनको भाबर बेल्ट भी बोला जाता है ना। तीसरा इसका सबसे यूनिक फीचर है कि ये बहुत ज़्यादा पोरस होती है। और इसका पोरस होने का नेचर ये है कि इसमें जो पेबल्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, रॉक डिब्रीज जो होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं। तो दो दो पत्थर या तीन पत्थर जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में गैप बहुत हो जाता है, तो दैट इज व्हाट मेक्स देम पोरस। और ये जो स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे ही जो झरने होते हैं, जैसे ही ये भाबर रीजन में जाते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों डिसअपियर हो जाएंगे? क्योंकि ये पोरस होते हैं, तो सारा पानी नीचे चला जाता है। तो देयरफॉर ये जो एरिया है इनका, इसको हम मार्क करते हैं ड्राई रिवर कोर्स। मतलब ड्राई हो जाता है ये, क्योंकि ये पोरस होते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, तो ऊपर नहीं रहता है। तो ये जो भाबर वाला रीजन है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े पेड़ या फिर वो पौधे, वो ट्रीज जिनकी रूट्स जो होती हैं वो बड़ी लंबी होती है, क्योंकि जब पानी नीचे अंदर अर्थ के अंदर परकुलेट कर जाएगा तो रूट्स को बहुत नीचे जाना पड़ेगा। तो भाबर वाला जो रीजन होता है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। फिर और एक रीजन आता है तराई। तराई आपने सुना है? तराई। यस सर, तराई का नाम तो यस सर। हाँ, यस सर। तो जो तराई होता है, तराई एक तरह से बोल सकते हैं मार्शी एरिया होता है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो तराई सॉइल्स होती हैं दीज आर हाईली रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, बट यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है फोस्फेट की। और ये सॉइल्स जो होती हैं जनरली इनके चारों तरफ ना बड़ी बड़ी घास और फॉरेस्ट उगे होते हैं। तो यहाँ पे भी दिस दिस तराई रीजन इज ऑल्सो सूटेबल फॉर सर्टन क्रॉप्स, क्योंकि पानी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली वीट, राइस, शुगर केन या जूट, इसका कल्टीवेशन तराई रीजन में होता है। इसका अब इनका फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड होता है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत घना होता है। तो ये क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। जैसे अपना तराई रीजन कौन सा है, बताओ कोई?
पता है किसी को? क्या सर? जो गंगा सर, जो तराई गंगा से सटा हुआ जो एरिया है सर, वो तराई क्षेत्र में सर। कौन जैसे सा? यूपी का ईस्टर्न इलाका सर। हाँ, जो तराई रीजन होता है वो बेसिकली लोलैंड होता है। तो जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया हो गया या फिर सदर्न नेपाल हो गया, फुट हिल्स ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। हिमालय, हिमालय का जो फुट हिल्स है ना, वो तराई रीजन होता है। तो तराई रीजन इज़ अ लो लाइंग एरिया। तो इसमें भी अच्छी खासी, जैसे ब्रह्मपुत्रा का हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर, यमुना रिवर का हो गया, और गंगा रिवर का हो गया, नीचे की तरफ आते हैं तो ठीक है। सर बेसिकली सर ये नदी के किनारे ही सर ये सॉइल स्थित होते हैं सर। हाँ हाँ, यस। थैंक यू। तो हाँ, तो तराई रीजन के अंदर भी वीट, राइस, शुगरकेन और जूट की खेती हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा भांगर, हमने पढ़ लिया। खादर, खादर को हम बोलते हैं न्यू, जो नया नया अलूवियल बनता है ना, उसको बोलते हैं। और ये बेसिकली जब फ्लड्स आते हैं रिवर बैंक्स के तरफ, तभी खादर बनती है। तो बैंक्स जो होते हैं वो हर साल, ऑलमोस्ट एवरीवल, हर साल फ्लड आता है उसमें। तो हर साल नई नई लेयर ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होती जाती है हर फ्लड के साथ साथ। इससे क्या होता है कि ये बहुत फर्टाइल सॉइल कहलाती है, खादर जो होती है। अब ये भी इसमें भी क्ले पाया जाता है, लोम पाया जाता है, ड्राई होती है, लीचिंग होती है इसके अंदर, और कैल्शियम और कार्बन कार्बन के पार्टिकल्स कम पाए जैसे वो हमारा भांगर रीजन था ना, उसमें कंकर होते थे बहुत ज़्यादा, कंकड़ वाला रीजन होता था, जबकि खादर में कंकड़ नहीं होता है। अ, तो ये आपको थोड़े से डिफरेंस है याद रखने हैं। अ, अब इसमें क्या होता है कि जो अलूवियल रीजन होता है ना, उसको रेनफॉल के हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। अगर अलूवियल रीजन में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को चाहिए? राइस को सर। हाँ, तो अबव 100 सेंटीमीटर वाटर अगर होता है अलूवियल रीजन में, तो दैट पर्टिकुलर रीजन इज सुटेबल फॉर पैडी, यानी कि राइस की खेती के लिए। और अगर कहीं 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो वहाँ पे वीट, शुगर केन, टोबैको और कॉटन उगा सकते हैं। और अगर 50 से भी कम सेंटीमीटर के लिए होती है, तो वो जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स, वो उनके लिए होता है। ज्वार बाजरा मक्का वगैरह। हाँ, तो ये हो गया हमारा अलूवियल सॉइल। फिर नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक रॉक से। हमने रॉक्स की कैटेगरीज, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े थे शायद सर से। पढ़िए सर। हाँ, तो पढ़ी उसमें हुई है। उसमें जो बेसाल्टिक रॉक्स होती है, जब वो वेदर करता है तो उससे बनती है ब्लैक सॉइल। और इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो वॉल्केनिक नेचर का होता है, जो कि बेसिकली डक्कन प्लेटू, जो हमारा डक्कन और राजमहल ट्रैप वाला रीजन है, वहाँ पे पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जैसे आता है इसमें तमिलनाडु, तमिलनाडु रीजन है, यहाँ पे मिलती है। और यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस जहाँ पे भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और रेनफॉल कम होती है। इसीलिए जो सॉइल होती है, इसका नेचर क्या होता है, ड्राई और हॉट रीजन्स, पेनिनसुलर जो इंडिया है ना हमारा नीचे वाला हिस्सा, वहाँ के ड्राई और हॉट रीजन्स में पाई जाती है। और जैसे हमारा अलूवियल जो सॉइल थी वो 40% थी, जो ब्लैक सॉइल है उसका एरिया है 15%। और इसको जब ब्लैक कलर आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इसमें फेरस के कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लैक कलर आता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। ये लेस फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू अलूवियल रीजन, है ना। तो ब्लैक सॉइल जो अब लेस फर्टाइल कहाँ पे, अगर ये अपलैंड में हुआ, उभरी हुई हिस्से में हुआ, तो ये कम फर्टाइल होगा। जबकि अगर वैली में होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्टाइल होगा। अगर वैली के अराउंड पाया जाएगा ब्लैक सॉइल, तो वहाँ पे फर्टाइल होगा, और अपलैंड, उभरे हुए हिस्से लैंड पे होगा तो कम फर्टाइल होगा। अब ब्लैक सॉइल की एक खास बात है कि ये मॉइस्चर को रिटेन कर लेते हैं। अगर पानी आएगा इसमें तो ये रिटेन रखते हैं उसको, नीचे पर्कुलेशन कम होती है। तो दैट इज़ वाई यहाँ की मिट्टी जो होती है, अगर आप कोई चीज़ पानी को रिटेन करके रखेगा तो वो फूल जाएगा।
है ना, तो ये फूल जाते हैं। तो अ, तो इन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि जब बारिश होती है ना, तो ये पानी को रोक के रखते हैं, तो बहुत स्टिकी हो जाती है सॉइल, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और समर में क्या होता है कि मॉइस्चर जो होता है ये इवोपरेट कर जाता है, तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत मोटे मोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं इन सॉइल्स में। हमने देखा होगा ना, जैसे जब बारिश नहीं पड़ती, सूखा पड़ता है, तो ज़मीन एकदम क्रैक हो जाती है। तो वो बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल में, क्योंकि मॉइस्चर इनका बहुत जल्दी इवोपरेट कर जाता है और क्रैक्स के उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये क्रैक्स की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सॉइल के अंदर जा सकती है, बहुत नीचे तक जा सकती है। तो ऑक्सीजन का होना अच्छी बात है। तो जब ये ड्राई कंडीशन होती है तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है ब्लॉकी कहलाता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जब हम खेती करते हैं तो खेत को जोतना होता है, खोदना होता है, तो एक तरह से इनमें सेल्फ प्लोइंग कैपेसिटी है, क्योंकि क्रैक पड़ जाएंगे तो वो अपने आप उसमें छेद हो जाएगा, है ना। तो जो हम नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी मिट्टी नीचे आ जाएगी, उसमें एयर का फ्लो हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी। फिर नेक्स्ट आता है कलर। कलर की हमने और ऑलरेडी बात कर ली था। इसमें टाइटेनी फेरस मैग्नेट आयरन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है, और इसका जो मेन रीजन है वो तमिलनाडु और कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ओके, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एल्यूमिना होता है और आयरन ऑक्साइड होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, बट एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड मेजर पार्ट होता है। कुछ मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी होते हैं, बट दैट इज बेसिकली रिच इन आयरन एंड लाइम, बट डेफिशिएंट इन ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट। ना तो इसमें ह्यूमस 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 क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज ह्यूमस? सर ऑर्गेनिक पदार्थ सर, जो मानवकृत वेस्ट जो पदार्थ। नहीं नहीं, ह्यूमस इज नॉट नमी। तो सर वहीं से जो मानव मानव के द्वारा जो उपयोग किया जाता है सर, जो वेस्ट वो प्राकृतिक पदार्थ, उसको बैक्टीरिया के द्वारा जब अपघटन कर दिया जाता है तो उसको ह्यूमस कहेंगे सर। वेरी गुड। जो ह्यूमस इज वेरी डार्क, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल, हम प्लास्टिक को ह्यूमस नहीं बोलेंगे। जैसे हमने खाने पीने के बाद जो वेजिटेबल का वेस्टेज, या फिर सड़े गले पत्ते, ट्विग्स जो ज़मीन पे पड़ जाते हैं, तो उनको जब बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है ना, तो दैट वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस ये होता है। तो इसके अंदर जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस बहुत कम होता है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस तीनों ही कम होता है इसमें। ठीक है, डेफिशिएंट होती है ह्यूमस, नाइट्रोजिनस एंड फॉस्फोरस कंटेंट से। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ये कहाँ कहाँ है हमने ऑलरेडी देख लिया। दक्कन प्लेटू, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, इन सब एरियाज में है ये। अब इसके अंदर क्रॉप कौन सी होती है, कोई बता सकता है? कॉटन और ये कपास की खेती, कॉटन। वेरी गुड, इसमें मोस्टली कॉटन होता है। इट इज़ वेल सूटेड एंड बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन क्रॉप्स। ठीक है, तो इसके अलावा भी इसमें होते हैं, बट राइस और शुगर केन भी होती है, बट अगर फैसिलिटीज़ दी जाए तो, पानी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे ये भी हो जाएगी। बट मोस्टली कॉटन होता है, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाया जाता है। सर ये ह्यूमस क्या होता है सर? ह्यूमस मैंने बताया, जैसे अगर आप जंगल में जाते हो तो उनकी पत्तियाँ या उनके जो डंठल होते हैं, ब्रांचेस, अगर वो टूट के नीचे गिर जाती हैं तो वो सड़ने लगती हैं। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देता है, तो वो जो सड़ने की प्रोसेस से वो ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो जो डिग्रेड, ये ह्यूमस का कलर एक्चुअली डार्क होता है, डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट, और ये ह्यूमस ही सॉइल बनाता है। जब इसमें ये जो ह्यूमस होता है ना, जिसमें कि प्लांट्स, एनिमल्स और उनकी पत्ते, ट्विग्स, ये जब सड़ने की प्रोसेस से ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल के। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये सॉइल के लिए, और इवन एग्रीकल्चर के लिए भी। कलर हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्रॉप्स हो गई,
ठीक है, तो आपने देखा इसमें बेसिकली ब्लैक सॉइल का आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पाया जाता है। तो महाराष्ट्र, एमपी, कुछ कर्नाटका के पार्ट्स में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। तो यहाँ पे कॉटन की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए कॉटन उगाते हैं। तीसरा है रेड सॉइल। रेड सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है, ये एक्चुअली हमारा ब्लैक सॉइल कितने परसेंट थी, किसी को याद है? 15%। सर 15%। रेड सॉइल जो होती है वो 18.5% होती है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया होता है। सबसे पहले अलूवियल, फिर ये हमारा हो गया रेड सॉइल, फिर होती है ब्लैक सॉइल। तो रेड सॉइल का जो रेड कलर होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं जो इसको रेड कलर देते हैं। ठीक है। और ये इस सॉइल का डेवलपमेंट आर्कियन ग्रेनाइट से हुआ है। आर्कियन जो एरा था उसमें जो ग्रेनाइट रॉक्स थी उनकी वजह से हुआ है। इसका जो टेक्सचर होता है, अच्छा, इसको हम सैंडी टू क्लेमी एंड लोमी तीनों तरीके का होता है। सैंडी भी होता है, क्ले भी होता है, एंड लोमी भी होता है। मतलब मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले भी होता है, एंड खाली सैंडी भी होता है और क्ले भी होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्चुअली इसको ना रेनफॉल के हिसाब से वेरी करता है। कहीं कहीं पे रेड एंड येलो सॉइल होती है, कहीं पे रेड एंड सैंडी होती है, कहीं पे रेड एलुवियल होती है। तो जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक होता है, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मालाबार कोस्ट, वहाँ पे इसका कलर रेड एंड येलो सॉइल का होता है। फिर रेड एंड सैंडी। सैंडी मतलब सैंड। सैंड कब आती है? जब थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस मतलब हीट। तो हीट वाला पार्ट कहाँ होगा? पेनिनसुलर प्लेट, पेनिनसुलर पार्ट, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये रेड सैंडी सॉइल कहलाता है। फिर रेड अलूवियल साइड। जब ये रिवर साइड के लॉन्ग होगा तो ये बहुत फर्टाइल भी होगा, और वो अलूवियल सॉइल, रेड अलूवियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें आयरन और पोटैश बहुत ज़्यादा होते हैं, बट बाकी सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। तो हमने इसमें देख लिया कि डेफिशिएंट होता है फॉस्फेट, लाइम, मैग्नीशिया, ह्यूमस, नाइट्रोजन, सब में डेफिशिएंट होता है। बस आयरन और पोटैश होता है इसमें ठीक ठाक, बाकी सारे मिनरल्स नहीं होते। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें रेड सॉइल, तो रेड सॉइल जो होता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, बुंदेलखंड रीजन ऑफ नॉर्थ, और राजमहल जो ईस्ट कैथवाड़, बुंदेलखंड रीजन ऑफ नॉर्थ एंड राजमहल इन द ईस्ट टू कैथवाड़। कैथवाड़ हमारा गुजरात वाले एरिया को बोलते हैं, शायद वहाँ पर आता है। तो यहाँ पेनिनसुल तमिलनाडु में हो गया, बुंदेलखंड रीजन में हो गया, और कैथवाड़ रीजन में हो गया। यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। अ, और इसमें कौन किसकी खेती होती है? एक्चुअली में इसका कलर रेड होता है। हाँ। मोटा अनाज सर। हाँ, मोटा अनाज। मोटा अनाज, वेरी गुड। दिस इज गुड फॉर मिलेट्स, पल्सेस। जहाँ पे ड्राई रीजन होता है, हमने अभी डिस्टिंग्विश किया था ना, तो ड्रायर पार्ट्स के अंदर मिलेट्स और पल्सेस होती है। दिस ऑल्सो सपोर्ट्स राइस, शुगर केन एंड कॉटन। कावेरी बेसिन पे जहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पे तो इवन राइस भी उगा देते हैं। ठीक है। और जो लार्ज कर्नाटका और केरला वाला जो रीजन होता है ना, वहाँ पे रेड सॉइल्स के अंदर इवन रबर और कॉफ़ी का प्लांटेशन भी होता है। तो मोटा अनाज हो गया, और पार्ट्स जैसे कर्नाटका केरला में रबर और कॉफ़ी भी हो रहा है इसी सॉइल के अंदर। और जहाँ पे रिवर बेसिन में हो रहा है वहाँ पे पैडी भी हो रहा है ना। बट मोस्टली आप इसमें याद रखोगे कि मिलेट्स और पल्सेस होती हैं अच्छी खासी। फिर आता है नेक्स्ट सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो इमर्ज होती है, या ये जो बनती है, वो लेटेराइट रॉक्स के कारण बनती है। जो लेटेराइट रॉक्स होती हैं वो आयरन और एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ब्राउन कलर की होती हैं, और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, लाइम और मैग्नीशियम में पुअर होती हैं। और ह्यूमस और पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी मॉडरेट होती है। इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और दैट इज़ वाई। और इसके अंदर जब लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पानी आता है वो सब लीच कर जाता है।
ठीक है। तो लीच करने की वजह से जो ह्यूमस का कंटेंट होता है वो, क्योंकि पानी चाहिए हमें सड़ाने के लिए, पानी की मात्रा चाहिए ठीक ठाक। तो अगर ज़्यादा लीचिंग हो गई तो पानी कम हो जाएगा, तो ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो मॉडरेट टू लो होता है, बट बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसमें। सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर लीचिंग का मीनिंग प्लीज एक बार बताएंगे आप? लीचिंग का मतलब जब पानी अर्थ सरफेस से अंदर को चले जाए तो उसको लीचिंग बोलते हैं, है ना। जैसे ओके सर। जैसे अगर हमारा धरती पे जो बारिश का पानी होता है वो अंदर अंडरग्राउंड कैसे जाता है, लीचिंग फिनोमेना की वजह से। ठीक है। पानी जब यस सर। अंदर धीरे धीरे जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है। लेटराइट सॉइल जो होती हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं हमारे वेस्टर्न घाट, जहाँ गोवा और महाराष्ट्र वाला रीजन है, कर्नाटका का रीजन है वहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा का रीजन है, अमरकंटक प्लेटू है एमपी में, पंच महल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, और झारखंड में जो संथाल वाला रीजन है वहाँ। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप उगती है, कोई बताएगा? वेरी गुड। जब मैंने गोवा का नाम लिया था तो आपको ध्यान होना चाहिए था केशव नट, और जब मैंने एमपी का नाम लिया अमरकंटक प्लेटू तो वहाँ पे ग्राउंड नट भी होता है, सोयाबीन। ग्राउंड नट, केशव नट। और कर्नाटका के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ कॉफ़ी, रबर और स्पाइसेस होती हैं, सोयाबीन नहीं। ग्राउंड नट, केशव नट, हो सकता है सोयाबीन भी होता हो कुछ मात्रा में, बट फेमस होता है मूंगफली और काजू। कर्नाटका में इसी सॉइल के अंदर कॉफ़ी, रबर और स्पाइसेस भी होती हैं। तो ये था लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल का। तो ये जो फॉरेस्ट और माउंटेन वाली सॉइल होती हैं ये बहुत पुअरली डेवलप्ड होती हैं, क्योंकि इनमें जो ड्रेनेज होता है बहुत फास्ट होता है, इरोजन भी हो जाता है, तो इनका जो ऊपर वाला लेयर वो वैसे ही चला जाता है। इसमें ह्यूमस कंटेंट तो कम ही होता है, बट ऑर्गेनिक कंटेंट ठीक ठाक होता है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑफ कोर्स मतलब माउंटेन वाले रीजन में हो गया, जैसे हिमालय हो गया, हिमालयन फुट हिल्स हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, कार्डमम हिल्स हो गया। अब इनकी बेसिकली इनका जो इस मिट्टी में जो उगता है वो बैम्बो प्लांटेशन होता है, रबर प्लांटेशन होता है, टी, कॉफ़ी और फ्रूट्स फार्मिंग के लिए अच्छी पाई जाती हैं। दैट इज़ वाई जो हिमाचल वगैरह में सेब की खेती होती है वो फ्रूट्स वगैरह अच्छे उग पाते हैं यहाँ पे। शिफ्टिंग शिफ्टिंग तो अभी छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे देखें तो मतलब एग्रीकल्चर का स्कोप लेस होता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए जो स्लोपीनेस नहीं चाहिए, स्लोपीनेस के लिए कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जैसे हमने बताया, टी, कॉफ़ी और फ्रूट्स, ये वाली चीज़ें तो उग जाती हैं, बट जो वीट राइस की बात करें तो ये नहीं उग पाते यहाँ पे। ठीक है। तो ये सॉइल हमारी पाई जाती है हिमालय, हिमालय उनके फुट हिल्स या फिर वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, जहाँ जहाँ माउंटेन है वो उस वाले रीजन में। फिर नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल ऐसा कि आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, राजस्थान में मिलेगी, नॉर्दर्न गुजरात में मिलेगी, सौराष्ट्र कच्छ रीजन में मिलेगी, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब। ऐसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये सॉइल जो बनती हैं दीज आर बेसिकली डिपॉजिटेड बाय विंड, विंड ला ला के इनको इकट्ठा करती है। और ये बेसिकली एरिड, एरिड मतलब सूखा या फिर आधा सूखा वाला एरिया जो होता है उसमें पाई जाती है, जैसे कि हमने बताया राजस्थान, अरावली, नॉर्थन गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ वाला रीजन। इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, ह्यूमस भी नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है। ठीक है। सैंडी नेचर होती हैं, और जो इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करते हैं, वो भी बहुत ना के बराबर होते हैं। आयरन इसमें अच्छा खासा होता है, फास्फोरस, लाइम ठीक ठाक होता है, और इरिगेशन जैसे पता है इसमें इरिगेशन तो हो ही नहीं पाएगा। बट दीज आर वेरी गुड फॉर ऐसी क्रॉप जिनको पानी कम चाहिए होता है, जैसे बाजरा हो गया, बाजरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में, उगाया जाता है। पल्सेस हो गए, फॉडर हो गया, और एक गौर, गौर भी एक वेजिटेशन है, तो वो उगते हैं यहाँ पे। ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया। सर विंड मीन्स क्या होता क्या? है? सर विंड क्या होता है? विंड मतलब हवा, विंड, अच्छा हाँ, सही। विंड मतलब हवा।
नेक्स्ट हो गया मतलब हवा लेकर आती है ना इनको, हवा एक दूसरे से एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह रख देती है, दैट इज वाई जो सर नमी वाली जो हवा, नमी वाली जो नहीं, आर्द्रता वाली हवा। सूखी हवा, सूखी हवा जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। ओके ओके सर। नेक्स्ट हो गई डेजर्ट सॉइल के बाद सेलाइन या एल्कलाइन सॉइल। सेलाइन मतलब जिसमें, सर मेरा एक क्वेरी है। हाँ, सर आपने डेजर्ट सॉइल से पहले कौन सी सॉइल बोली थी? डेजर्ट सॉइल से पहले मैंने माउंटेन सॉइल बोली थी, फॉरेस्ट या फिर ओके माउंटेन ओके सॉइल। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल मतलब जिसमें एल्कली कंटेंट, जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे NaCl बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जहाँ पे सॉल्टी सॉइल होगी वो तो इनफर्टाइल होगा, क्योंकि सॉल्ट नहीं, सॉल्ट के अंदर एग्रीकल्चर नहीं होता। तो जैसे हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ऊसर, कालर, राकर, थूर, चोपन, रेह। और ये मेनली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, और इसके साथ सोडियम सल्फेट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बट ये चीज़ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जैसे कि जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब जिसमें मटर, दालें, उनके लिए ठीक है, होता है ये। ठीक है, और इसका जो सेलाइन का जो सॉल्ट का बनना होता है वो नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। मैन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल कैसे बनता है, जब लेक सूख जाती हैं तो उनकी वजह से, जैसे राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ में जब लेक सूख जाती हैं तो नीचे सॉल्ट बचा रह जाता है, तो वो सेलाइन सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो जो एक पालाया बेसिन है जो कि एकदम डेजर्ट के बीच में पाया जाता है, वो इसी से बना है। और दूसरा बनता है एंथ्रोपोजेनिक, मतलब हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस से। तो जब हम लोग ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जहाँ की वेस्टर्न यूपी, पंजाब, जहाँ पे इतना इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, जिसके कारण जो उनकी सॉइल है वो सेलाइन हो जाती है। मतलब अब जितना यील्ड ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ था, अब उतना नहीं होता, बहुत कम हो गया है। सेलाइन का नेचर है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होता, ह्यूमस भी नहीं होता, और नमक में तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होता, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ह्यूमस का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, क्योंकि ह्यूमस बनता ही जब उसमें बैक्टीरिया होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको सड़ाएंगे तभी तो ह्यूमस बनेगा। तो इन सॉइल्स में ह्यूमस नहीं होता। ठीक है, लास्ट है हमारा पीटी या फिर मार्शी या फिर बॉग सॉइल। पीटी मतलब ये सॉइल्स जहाँ वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे अच्छे से ड्रेनेज नहीं होता, तो पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होने की वजह से दलदल दलदल नुमा बन जाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह होते हैं वो सब उसमें टूट टूट के गिरते हैं। और उसी के साथ साथ नमकीन पानी भी बहुत होता है, सैलिनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी खास बात क्या है, इसमें एक तो क्ले और मड वाला हिस्सा ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर क्ले वाली मिट्टी रहेगी, चिकनी मिट्टी रहेगी, तो पानी को रिटेन कर लेगी, पानी अंदर परकोलेट लीच नहीं कर पाएगा धरती में, तो वो ऊपर ही इकट्ठा रहेगा, तो वो दलदल जैसा हिस्सा बना देता है। इसमें कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं रहती, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक एक्टिविटी होने के लिए मॉइस्चर कंटेंट ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि वो पानी से एकदम भर गया, तो फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाएंगे। और ये पाई कहाँ जाती है, जो डेल्टा रीजन्स होते हैं, जैसे केरला में हो गया, एलिपे एक जगह है ना, एलिपे में पाया जाता है, जहाँ पे बैक वाटर्स मिलते हैं। बैक वाटर सुना है, केरला में बहुत फेमस है बैक वाटर्स, सुना है किसी ने बैक वाटर्स? टूरिज्म होता है एक्चुअली, केरला का पूरा टूरिज्म ही बैक वाटर्स पे है। दूसरा हमारा अल्मोड़ा जो उत्तरांचल में है, वहाँ भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें इस तरह की मिट्टी में, इस तरह के उसमें सॉइल में जूट और राइस की कल्टीवेशन बहुत होती है, और इवन रबर भी हो जाता है, और जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले, वो भी उगते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे हमारा मैंग्रोव वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे ये सॉइल मिलती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि सुंदरबन में रीजन में रहता है। अ,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का। सर ये बैक वाटर्स क्या है सर? अच्छा, बैक वाटर्स नहीं पता? बैक वाटर्स केरला में पाया जाता है, और यहाँ का जो टूरिज़्म होता है सब लोग इसको देखने आते हैं। बैक वाटर इज़ बेसिकली जब हम पानी को रोक देते हैं, मतलब वाटर को जब हम उसके उसके वाटर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ना, या फिर इसको और मैं कैसे समझा सकता हूँ, मतलब आप पानी का नेचर क्या होता है, फ्लो करना। तो अगर आप पानी के फ्लो को रोक दो, है ना, वो बह नहीं पाए, और उसमें क्या कर दो आप, इसको झील टाइप का होता है सर? क्या, कैसा? ये लेक टाइप का होता है सर क्या? हाँ, लेक टाइप का होता है। इसमें जैसे पानी में क्या होता है, ओशियन करंट होती है ना, जैसे वो फ्लो करता है तो आपको पता चलता है वेव्स आ रही हैं। तो इस हाँ इस तो वो तरह। सर नदी में, जैसे नदी में वो पानी सर फ्लो करती है, वैसे झील में नहीं करती सर। लेक में तो सर वो चारों तरफ से घिरा होता है, इस कारण से वो। ये बहुत ही शांत पानी होता है, मतलब कोई कोई भी करंट एक्टिविटी नहीं होती इसमें। तो सर वो जो शांत वैली है उसी के बारे में बता रहे हैं सर, जो केरल में है, शांत घाटी। वो केरल में साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली है, बट बैक वाटर वहाँ, हाँ वहाँ पे भी बैक वाटर मिलते हैं, बट बेसिकली तो इस, सर उसी का उदाहरण है सर वो साइलेंट वैली। हाँ हाँ, इनके बीच में इस बैक वाटर के साइलेंट साइलेंट वैली में पाई जाती है कि नहीं, बट केरला में बैक वाटर्स, हाँ हो सकता है साइलेंट। बेसिकली इसका एक वो कुमारकों लेक है केरला में, जो कि फेमस है बैक वाटर के लिए। तो ये लेक में आप जाओगे तो वहाँ पे, जैसे कि अगर आप बोट रखो ना, तो जनरली पानी में बोट रखते हो तो हिलती रहती है। आपने उसको रात में रखा, वो पता चला सुबह कहीं और पहुंच गई करंट की वजह से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं तो होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो बोट में ना घर बना लेते हैं लोग, तो वहाँ पे वो बोट एक जगह स्थिर रहती है, तो वहाँ पे टूरिज्म होता है। इस बोट में आप जाओ, यहाँ एक दो दिन रहो पानी के अंदर, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पानी एकदम शांत होता है ना। यस सर। तो यही यही कारण है, केरला में बहुत सारा टूरिज्म इसकी वजह से आता है। तो ये बैक वाटर फेमस है केरला के लिए। तो फिर वो पानी शांत हो जाएगी सर। हाँ, तो आज की क्लास करते हैं यही ख़त्म, सॉइल के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। अच्छा, कल आप लोग